अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान का 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाले अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में शामिल हो गया। ये तजर्बा इंडस एक्सरसाइज का हिस्सा था, जिसका मकसद अफवाज की अमली तैयारी को जांचना और मिसाइल की अहम तकनीकी पहलुओं बशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर सिमत तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। इस तजर्बे का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरान ने किया और साथ ही साथ इस मौके पर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। इस शानदार कामयाबी पर आसिफ अली जरदारी, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने इस तजर्बे में हिस्सा लेने वाले जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंसदान हैं, उनकी कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। और अब चलेंगे अहम स्टोरी की तरफ, जो कि कश्मीर के हवाले से। और हम देख रहे हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय हुकूमत और भारतीय अफवाज की जो जारियत है वो कश्मीरी अवाम पर एक बार फिर उसकी एक नई लहर देखी जा रही है और जुल्म सितम के वहाँ पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और एक मजमूम कोशिश की गई इस पहलगाम अटैक के बाद वहाँ पर फ़िरका वाराना फसादात की। और हुर्रियत रहनुमा जो हैं वो भी इस वक्त काफ़ी उनकी जो एक आवाज़ है वो इसी हवाले से कि जनाब इस पूरे मामले की जो है शफाफ तहकीकात कराई जाए और जिस तरह से वहाँ पर जेनोसाइड किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर हुर्रियत पसंद और आज़ादी पसंद जो रहनुमा और जो कारकुन है उनके घरों को नजर आतिश किया जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है, इसके ऊपर आलमी बरादरी नोटिस ले। इस मामले को डिस्कस करेंगे आरिफ बहार साहब, जो कि मुजफ्फराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मशाल बीबी, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास मकबूजा वादी की? इस वक्त तो बहुत खौफनाक रिपोर्ट्स हैं जो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, क्योंकि इस जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है उसकी वजह से बदकिस्मती से सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो है वो कश्मीरी कौम होगी। और ये हुआ भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मकबूजा कश्मीर में, जिससे और भी ज्यादा, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और कितनी दिहाइयों से हिंदुस्तान वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है। एक और बहाना इनको मिला है जिसके तहत वहाँ पे इन्होंने लोगों के घर बुलडोज कर दिए हैं, फैमिलीज को जो है जिससे से डिवाइड किया जा रहा है, फोर्सफुली एविक्शन कराई जा रही है, हाउसेस को डिमोलिश किया जा रहा है। अब एलओसी के ऊपर भी आगे चढ़ाई वो करना चाह रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला, सर्च ऑपरेशन इतने बढ़ गए हैं, फिर हजारों की तादाद में कश्मीरियों को जो है और भी ज्यादा अरेस्ट कर लिया है। देन विद इन इंडिया जो उनके साथ किया जा रहा है, खुले आम ऐलानात हो रहे हैं, वीडियो पैगाम जो है वो जारी किए जा रहे हैं, नशर किए जा रहे हैं आरएसएस, हिंदुत्वा और जो शिवसेना, इन सब की तरफ से कि कश्मीरियों को, उनके बिजनेसेस को तबाह कर दिया जाए इंडिया के अंदर कहीं भी अगर वो हैं तो वो भी डैमेज किए जा रहे हैं, उनको अटैक किया जा रहा है, लिंच किया जा रहा है, फिर स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ किया जा रहा है फोर्सफुली उनको भी बाहर फेंका जा रहा है, यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है, उनकी डिग्री कैंसिल करने की धमकियां दी जा रही हैं। इट्स obnoxious. It's like whatever is happening. So the main problem that lies is on this hotbed of nuclear flashpoint. It's a nuclear ticking time bomb. जहाँ पे ये false flag operation जिस खित्ते में, जिस इलाके में ये किया गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का और ये ड्रामा एक था। इससे पहले हमने देखा कि चाहे आर्टिकल 370 जो है उसके हवाले से मामलात हों या फिर वहाँ पर जो एक पूरी डायनामिक्स चेंज करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ की आबादी और उसको बिल्कुल चेंज करने की कोशिश की जा रही है। एक टूरिज्म स्टेट के ऊपर बड़ी वो जनाब चाह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट हो, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी हुई और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो कहा भी जा रहा था। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कितना बड़ा नुकसान खुद भारत को हुआ कश्मीर के हवाले से, मिशाल? इनको आई डोंट नो, खास तौर पे हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया को क्या इससे
नुकसान या फायदा हुआ है, और डायरेक्ट आरएसएस और बीजेपी को कितना इससे फायदा हुआ है। हाँ। क्योंकि जब आपने देखा कि हुआ है 10 मिनट्स के अंदर इन्होंने पाकिस्तान पे ब्लेम डाल दिया इसका ऊपर और कश्मीर की तहरीक के ऊपर, तो कोई इसके अंदर ना कोई क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट या किसी भी किस्म की कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, कोई न्यूट्रल कमीशन जिसमें एक्सपर्ट बैठे हों, वो तो हुई नहीं है। और जो पाथ जो हिंदुस्तान की सरकार इस वक्त परसू कर रही है, वो तो कम्प्लीटली इट्स बेस्ड ऑन confrontation and irrationality, और जो इसके catastrophic effects होने हैं because of this false flag operation, and it seems as if it is a repeat of year 2000 when Bill Clinton was there, और उसके अंदर भी इस जमाने में जब सिखों को टारगेट किया गया और इस दफा जिस तरह टूरिस्ट को किया गया, अपने ही मुल्क के जो है बंदे मरवा दिए इन लोगों ने, तो उनके खून का लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ पे क्यों नहीं इनकी मिलिट्री थी? वैसे तो हर जगह कश्मीरियों के इर्द गिर्द तो हर जगह 10 लाख फौज का पहरा है, तो व्हाट इज द रीजन कि यहाँ पे, और फिर जिस तरीके से इसको पूरा लेके इसको कैटास्ट्रोफिक, इसके जितने कॉन्सिक्वेंसेस होने, और कोई क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उसकी कंप्लीट एविजन है, तो ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट जो मिसाल बीबी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ आरिफ बहार साहब भी मौजूद हैं। आरिफ साहब, आपकी क्या असेसमेंट है, इंडिया क्या चाहता था इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, रादर ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसके क्या मकासद क्या थे और हुआ क्या? इसमें हमें थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा जी कि 90s का ज़माना था। 1995 में अल-फरहान के नाम से एक बिल्कुल गैर मारूफ किस्म की तंजीम उभरी और उसने 5 मगरबी सयाहों को इसी पहलगाम के इलाके से अगवा किया। ये वो वक्त था कि जब मगरबी कुव्वतें, मगरबी ममालिक कश्मीर की इस तहरीक को एक दाखिली तहरीक समझते थे, बड़ी हद तक इसको हक खुद इरादियत की तहरीक समझते थे, और इसकी जो मिलिटेंसी है उसको भी एक दाखिली हालात का एक मंतकी नतीजा समझते थे। लेकिन ये अल-फरहान का जो वाकया हुआ जिसमें 4 फिर मिसिंग ही रह गए सयाह, एक भाग कर निकल आया उनके चुंगल से, तो उसके बाद मगरिब का रवैया थोड़ा तब्दील होता चला गया। मुझे याद है हमने इसको रिपोर्ट किया है सारे वाकये को कि उस वक्त पहली बार एक मगरबी मुल्क से एक के सफारतकार ने कहा कि अब कश्मीर की जो तहरीक है ये दूसरी राहों पर चल पड़ी है, और यूं उनका रवैया तब्दील होता चला गया। फिर क्लिंटन की आमद पे जो सिखों का कत्लेआम हुआ चट्टी सिंहपुरा का, उससे भी भारत ने बहुत से मकासद हासिल किए। यानी ये कि जो मगरबी ममालिक में बिलखसूस अमरीका में जो कानून साजी हो रही थी या अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, उसमें कश्मीर की तहरीक को ब्रैकेट किया जाने लगा बड़ी महारत के साथ, दहशतगर्दी के साथ। फिर इसी तरह अगर हम पुलवामा का वाकया देखें तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया, तराने गाने उन्होंने पहले से बना के रखे थे, एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ वो कदम ब कदम आगे बढ़ते चले गए। तो आज का वाकया भी बिल्कुल उन्हीं वाकयात का एक तसलसल मालूम होता है कि अमेरिका के नायब सदर भारत में मौजूद थे, और अब दोबारा जो है वो पुराने जो बादल थे कश्मीर की मज़ाहमत के हवाले से, तहरीक के हवाले से, वो छटने लगे थे। जो शकूक व शुबहात के बादल पैदा किए गए थे या जो साइड मंडलाते चले आ रहे थे पिछले अरसे में, तो ये ऐन इस मौका पर ये जो कार्रवाई की गई, तो इसको इन वाकयात से हम अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि हर ऐसे वाकये के बाद भारत ने कुछ गेन किया है, कुछ मकासद हासिल किए हैं। तो आज का वाकया भी यही है कि कश्मीर लेकिन इस मर्तबा दुनिया ने उनकी उस थ्योरी को जो है वो बाय नहीं किया। इस मर्तबा दुनिया जो है उनका खड़ी नहीं हुई जैसे इससे पहले देखा गया था, स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से बात कर लें या दीगर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं या वो ममालिक जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उन्होंने इस थ्योरी को बाय नहीं किया मोदी की। जी बिल्कुल, ये तो है, लेकिन उन्होंने एक कार्ड खेल लिया, उन्होंने एक जो प्लानिंग की थी, उनकी मकसद तो उनका यही था। हाँ। ये अलग बात है कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक सेंस प्रिवेल कर गया, उनको अंदाजा हुआ। उन्होंने इसको इन वाकयात के तनाजर में ही देखा कि भारत इस तरह के ड्रामे करता रहा है अपने मकासद के हसूल के लिए, और इसी कई मल्टीपर्पज किस्म का वाकया मालूम होता है। ये जो पहलगाम का इलाका है, यहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, तह दर तह सिक्योरिटी
सिक्योरिटी का निज़ाम है। 2005 में जब परवेज़ मुशर्रफ का और मनमोहन सिंह का पीस प्रोसेस पूरे अरूज पर था, तो एक सहाफ़ती डेलीगेशन के साथ मुझे इस इलाके में जाने का मौका मिला। हालाँकि हम सरकारी मेहमान थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी गाड़ियों की स्कैनिंग की जाती रही, कदम-कदम पर गाड़ियाँ रोक के चेकिंग की जाती रही। तो वो तो आज 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। अब उन्होंने और बहुत ज़्यादा हिफाज़ती इंतज़ामात किए हैं, इस इलाके में फ़ौज तैनात की है। तो कैसे मुमकिन हुआ ये कि 2000 सयाह वहाँ मौजूद हैं? जी मुशाल बीबी, अब आपका क्या एनालिसिस है, किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? और आपकी जो सिफारतकारी के हवाले से मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से, क्योंकि इसमें सलामती काउंसिल के अंदर जो बयान आया वो पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मजहर है। तो पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ रहा है और कितना एक धचका पहुँचा है इस वक्त भारत को अपने मजमूम मकासद में? इतना भी हो सकता है ना, पाकिस्तान का मीडिया इंटरनेशनलाइज करे जो असल मसला है इस खित्ते का, जो क्रॉनिक मसला है। ब्लेम गेम तो ये इनकी तो पुरानी ये रिपीट पे ही चल रही है, इनकी वही घिसी पिटी मूवी चल रही है। दुनिया भी अब तंग आ गई है जिस तरह की इनकी एग्रेशन है, जो रेकलेसली ये हर दफा जो कोई ना कोई एलिगेशंस लगा के जंग का समा बना देते हैं। जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर, ये खुद ही सब कुछ फैसला कौन, हर चीज इनके ही हाथ में, जैसे समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो है इन्होंने डिसीजन लेनी है और इन्होंने ही हर चीज का फैसला करना है। बट नाउ I think the media should focus and the government of Pakistan must strongly focus जो असल बोन ऑफ कंटेंशन है वो कश्मीर का मसला है। और इस वक्त कश्मीर को एज अ पंचिंग बैग हर दफा हिंदुस्तान यूज करता है और मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उनकी है। पाकिस्तान के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है, हालांकि यहाँ पे भी हिंदुस्तान ने बहुत सी प्रॉक्सीज खेली है, दहशतगर्दी की है। अभी जाफर एक्सप्रेस में देखने मासूम लोग शहीद हुए, फौजी बहुत से शहीद हुए, चाइनीज को बहुत से लोगों को जो है शहीद किया गया है बलूचिस्तान के अंदर। तो ये बहुत सा ये जो टेरर एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व है, टारगेट किलिंग में आरएसएस, एचएसएस का ग्लोबल नेटवर्क है। बट हमें आना है जो कोर, जो असल मसला है वो कश्मीर का मसला है, उसके ऊपर उसको फाइनली अब सेटल हो जाना चाहिए उनका कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक। और वो कितनी कुर्बानियां दें और कितनी लाशें मासूम कश्मीरियों की गिरें, That is where we need the global attention. तो आप समझती हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल, वो जिस स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया चाहता था कि पहलगाम जो है वो उसमें लिखा जाए, लेकिन जो पाकिस्तान की कोशिशों से जम्मू कश्मीर जो है वो उसमें शामिल किया गया इंडियन ऑक्युपाइड। तो अब इसका कितना असर रहेगा? आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के मैप के अंदर भी वो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है, अभी इनका फैसला होना है जब हक़ खुदरादियत जो असल मसला यूएन की रेजोल्यूशन प्लेबिसिट वहाँ पे होना है। तो उस हवाले से बहुत फोर्सफुली जो है इस वक्त ग्लोबली भी कैंपेन करनी चाहिए पाकिस्तान को। एक तो फौरन ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कौम से खिताब करना चाहिए। अब 10 दिन हो गए, ये बहुत ही खौफनाक जो है वाटर टेररिज्म के साथ साथ जो कश्मीरियों की और तेजी से नस्लकुशी और जंग की धमकियां और आगे से आगे बढ़ाना है। और दे शुड नलिफाई हाई टाइम वो सारे बायलैटरल ट्रीटीज उन्होंने खत्म कर दिए हैं, डिस्कार्ड कर दिए हैं, डस्टबिन में फेंक दिए हैं। मल्टीलैटरल ट्रीटीज को भी दे आर टोटली ऑन जंगल लॉ राइट नाउ। सो वी मस्ट go to the Security Council right now, or could be a non-permanent member MSR, and we should tell them quite seriously, convince them, the Pakistani state should convince them that over 50 years we've given to bilateralism and dialogue and done various confidence building measures, मगर कोई रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि एंड में कुछ ना कुछ हो जाता है और ब्लेम वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं। और जो असल मसला है वो कश्मीरियों की हक़ खुदरादियत है। असल मसला जो है वो कश्मीरियों की आ गया है कि ये ना हो कि सारे के सारे कश्मीरी जो हैं कब्रों में उनको दफना दिया जाए। आप देख रहे हैं अल्लाह ना करे उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, धमाके मारे जा रहे हैं और जिस तरह फोर्सफुली फैमिलीज को इतना पेनफुल है अटारी के बॉर्डर से जिस तरह उनको वापस भेजा जा रहा है। मोस्ट ऑफ देम आर स्टेट सब्जेक्ट, वो आज़ाद कश्मीर के हैं, मकबूजा कश्मीर। दुनिया का कोई कानून जो है वो फैमिलीज को जुदा नहीं कर सकता। हमसे बेहतर और कौन पेन जानता है जुदाई की। 11.5 साल से हमने यासीन साहब को नहीं देखा। बच्ची गोद में थी, अब वो 13 साल की होने वाली है और फोन पे 6.5 साल बात नहीं। अभी जो मैंने फुटेजेस देखी है मतलब रात सारी नींद नहीं आई। छोटी सी 14 साल की बेबी से जुदा किया जा रहा है एक माँ को, और एक बुजुर्ग आदमी डायलिसिस वाला है, उसको डायलिसिस का जो है नहीं होने दिया, वो रास्ते में जो है वो हिदायत। तो मतलब कि इस तरह लोगों को बाहर फेंका जा रहा है जिनकी 40 सालों से शादियां हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके आगे से, या जिनकी नई शादियां हुई हैं 8-9 साल पहले, उनके साथ भी जो कुछ किया जा रहा है। तो दिस इज सो इनह्यूमन।
This could be this, and the biggest brunt is falling on Kashmiri people mercilessly, non-stop from the Indian RSS state. ठीक, यकीनन ये एक इंसानी अलमिया इसे हम कहेंगे, एक इंसानी अलमिया है जो कि इस वक्त कश्मीर आ रहा है। हमारे साथ मशाल मलिक भी मौजूद हैं और आरिफ बहार साहब भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। आरिफ बहार साहब, फरमाइएगा कि नीड ऑफ द आवर क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान को इस मामले को आगे लेकर चलना चाहिए। फोकस करेंगे हम कश्मीर के हवाले से। बिल्कुल जी, जैसे मिशाल मलिक साहिबा ने कहा कि कश्मीरियों का बुनियादी जो मसला है वो 370 या 35A या इससे मिलते जुलते वाक़यात और इससे मिलते जुलते मामलात नहीं है। कश्मीरियों का बुनियादी मसला उनके दिल और दिमाग का मसला है, और वो ये है कि उन्हें भी वो हक मिलना चाहिए जो बरे सगीर की दूसरी कौमों को 1947 में मिला और एक बैन-अक़वामी इंतज़ाम के तहत मिला, एक कायदे कानून के तहत मिला। कश्मीरी उसी नुक्ते पर खड़े हैं और यही कश्मीर का एक जैन और बुनियादी मसला यही है। इसी मसले से फिर दूसरे मसाइल जन्म लेते हैं। आप देखें कि कश्मीरियों ने हर मुमकिन तौर पर यह कोशिश की कि पुरअमन तरीके से उनका ये हक उन्हें मिले। 1987 के इंतखाबात हुए, उनमें कश्मीरियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। कश्मीर की हुर्रियत पसंद जमातों ने अपनी पूरी साख को दाव पर लगाकर वो इंतखाबी अमल में उतरी और उस इंतखाबात में चूंकि कश्मीरियों की एक पॉपुलर राय सामने आ रही थी हक खुद इरादियत के हिमायत के हवाले से, लेकिन भारत ने उन इंतखाबात में धांधली की। उसके बाद फिर कश्मीर में मिलिटेंसी का एक दौर शुरू हुआ। आज़ादी और हक खुद इरादियत की तहरीक ने एक नई करवट ली, जिसके बाद भारत ने कश्मीरियों पर मजालिम का एक ना ख़त्म होने वाला रूह फरसा सिलसिला शुरू किया है जो आज तक जारी है। तो कश्मीर का जो बुनियादी मसला है वो हक खुद इरादियत है, वो सियासी मसला है। उसको लेपा पोती से उसको पसे पुश्त डालने की जो कोशिशें हैं वो माजी में भी नाकाम हुई हैं, वो आज भी नाकाम हुई। ठीक है, कोई मिशाल बीबी ये बताइएगा कि बीजेपी की पॉलिटिक्स आरएसएस से निकलती है और आरएसएस जो है इसका 7 साला तकरीबात हैं सितंबर में मेरे ख्याल से, और एक ये कहा जा रहा है कि जनाब उसमें बड़ा ऊंचा पगड़ और पहनकर जो है मोदी साहब जाना चाह रहे हैं उस आइडियोलॉजी को कैरी करते हुए। तो क्या ये बीजेपी की जब भी हुकूमत आएगी इसी तरह से रहेगा या इंडिया में इसके अलावा कोई कहीं सेंस भी प्रिवेल करता है कश्मीर की पॉलिटिक्स को लेकर? देखिए, हम लोग जो भी देख रहे हैं ये वॉर मॉन्गरिंग जो चल रही है, जियोग्राफिक नेचर जो है इस वक्त, तो सबसे हैवीएस्ट कॉस्ट तो कश्मीरी कौम पर ही पड़ी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। वैसे ही डिसइनफ्रेंचाइज करें, 50 लाख से ज़ायद इंडियंस को वहाँ की डोमिसाइल दे दिए हैं, वहाँ पे पहले से वो टाउन जो हैं उनके डिमोलिश करें घर और वहाँ पे सारे कॉलोनीज उन्होंने बना दी है। मोनेटाइजेशन करें तो ये भी एक 1 स्टेप फर्दर है टूवर्ड्स क्या कहना चाहिए इसको, कश्मीरियों को। एक तो वो पहले ही जो थे अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन आर्मी की, अब उनको रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर शिफ्ट करने का जो है अगली स्टेज की तरफ वो मामला जा रहा है। अब बात यह है कि इनकी अपनी आवाम भी इनसे क्वेश्चन कर रही है, क्योंकि इन्होंने अपनी मीडिया के थ्रू इतनी वॉर मॉन्गरिंग की है, इतनी ज्यादा की है इनका जो गोदी मोदी मीडिया, कि अब वो बेचैन है कि कब अटैक होना है। और दूसरी जो साइड क्वेश्चन जो वहां से उठ रहा है कि इतनी लाखों की फौज को टैक्स वो दे रहे हैं, तो क्या वजह है कि उधर सिक्योरिटी नहीं थी? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, कौन से वो किसी हाथ है। और तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि इस सब के ऊपर डिबेट होनी चाहिए इनके पार्लियामेंट के अंदर कि क्या लैप्सेस हुई, क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है, सारी की सारी। तो अभी तो बहुत कुछ वहाँ पे आवाजें, और खुद अपनी आर्मी का उनको देख लें, इनके जिलों को बरतरफ करें अपने जनरल्स वगैरह को, कि दे आर नॉट रेडी टू गो फॉर वॉर बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। जिस तरह की इन्होंने इतने 10 साल मोदी रजीम ने जो वॉर मॉन्गरिंग कर करके इलेक्शन जीते हैं और न्यूक्लियर कोड्स भी पुलवामा के बाद एक्सचेंज कर लिए थे, बट पॉइंट ऑन ग्राउंड इज that what will they do next, and the worst part is that if they're not prepared। मैं रखता हूँ इस पॉइंट को, मैं इस पॉइंट को रखता हूँ। आरिफ साहब ये फरमाइएगा, क्या सिर्फ ये बीजेपी को लेकर ही है या कहीं से इस वक्त जो इंडिया में आवाजें उठ रही हैं, कहीं कोई खैर का पहलू आगे आपको लगता है, नजर आता है वहां से?
इस वक्त जो भारत की सियासत का रंग और रुख है उसमें तो खैर का पहलू हमें झलकता हुआ दिखाई नहीं देता। इस वक्त तो बीजेपी की जो फिलॉसफी है वही प्रिवेल कर रही है, वही गालिब है, भारत के मजमूई तशख़्ख़ुस पे वो गालिब आ चुकी है और एक जहनीत बन चुकी है जिसने भारत के पूरे इंतज़ाम को, इंसराम को अपनी लपेट में ले रखा है। आप देखें कि मीडिया जो भारत का होता था एक दौर में किसी हद तक वो आज़ाद होता था, उसमें आज़ाद आवाज़ें नज़र आती थी, लेकिन आज जो मीडिया का रंग नज़र आ रहा है कि बिल्कुल वो गोदी मीडिया की अमली तस्वीर पेश कर रहा है कि किस तरह उन्होंने पहलगाम के वाक़े को बिल्कुल हिंदू मुस्लिम रंग दिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक तूफान खड़ा करने की इस मौके से उन्होंने कोशिश की इस मौका पर। और ये एक बहुत बड़ी खतरनाक बात थी कि आप अपनी आबादियों के अंदर खलीज पैदा करते हैं, आप अपनी आबादी के अंदर इस तरह की तफरीक करते हैं कि आगे चलकर वो किसी और हादसे की बुनियाद बने। ठीक है, और ये बड़ा कर्म हुआ, ये बड़ा कर्म हुआ कि जनाब ये साजिश जो है ये वक्त पर पता चल गई जिस तरीके से वहां पर कोशिश की जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ बहार साहब मुजफ्फराबाद से हमारे साथ मौजूद थे, और मशाल मलिक आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद जायजा लेंगे। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद की इंडियन एयरलाइंस के लिए, तो उसके बाद इंडियन एयरलाइंस या इंडियन एविएशन इंडस्ट्री जो है वो कहां खड़ी है। छोटे से ब्रेक के बाद इसका जायजा लेते हैं। वेलकम बैक। मोदी का जंगी जुनून, भारत की एविएशन इंडस्ट्री शदीद मुतासिर। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी और 9-10 दिन में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1000 से ज़ायद इंडियन एयरलाइंस की परवाज़ें जो हैं वो शदीद मुतासिर हुई हैं। और यौमिया इससे पहले आम हालात में पाकिस्तान के ऊपर से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से 80 के करीब इंडियन एयरलाइंस की परवाज़ें जो हैं वो परवाज़ करती थीं, और अगर हज ऑपरेशंस की बात करें तो उसमें ये 140 तक पहुँच जाती थी, जो कि अब मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस तरह जो अलग से अलहदा सेपरेट या लंबे रूट्स जो लिए जा रहे हैं, इसमें मिडिल ईस्ट की जो सफ़र है तकरीबन इजाफी उसमें 1.5 घंटा तक लग रहा है, और यूरोप आवाज़ें हैं वो 3 घंटे से ज़ायद वक्त ले रही हैं। इस तरह 6 से 18,000 लीटर ईंधन जो है वो एडिशनल सर्व हो रहा है। ये बहुत बड़ा धचका इस वक्त इंडियन एयरलाइंस को लगा है। ये पूरा मामला क्या है ये जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब हैदर हारून साहब जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ अफसर मलिक साहब, आप भी एविएशन कंसल्टेंट हैं, हमें ज्वाइन किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी अफसर मलिक साहब, पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस वक्त इंडियन जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको नुकसान है, मोटा मोटा अगर हम ज़रा डिस्कस करें, आप हमें बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सलाम आपको भी और आपके सुनने वालों को भी। कल ही इंडिया में जो रिपोर्ट एयर इंडिया ने खुद अपना एस्टिमेट नुकसान का दिया है, तो वो उन्होंने $600 मिलियन एक साल का दिया है, $591 मिलियन टू बी प्रिसाइज। तो एवरेज जो महीने में एयर इंडिया की और गो एयर की, इंडिगो की जो फ्लाइटें पाकिस्तान से गुजरती थी हमारी एयर स्पेस से, वो तकरीबन एक महीने में 1200 के करीब, और वो 60-70 या 80, आप जैसे आपने सही फरमाया, रोज की इतनी बनती है, एवरेज कभी किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम हो जाती। तो आपने ये भी बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो उनको अब चूंकि पाकिस्तान एयर स्पेस को सरकम नेविगेट करके जाना पड़ता है मिडिल ईस्ट या और नॉर्थ अमेरिका, तो उनका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, एक्स्ट्रा फ्यूल लग रहा है। बल्कि सारी जो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है इसमें सिर्फ फ्यूल ही नहीं होता बल्कि दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, दूसरी कॉस्ट भी होती हैं। वो सारी अगर एड अप की जाए तो जो बड़े जहाज होते हैं जिन्हें वाइड बॉडी कहते हैं, उनको कोई $7-8 हज़ार पर आवर के हिसाब से उनको लॉस होता है। ना सिर्फ ये, बल्कि जब वो एक्स्ट्रा फ्यूल उठाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि 18,000 लीटर, 10,000 लीटर से लेकर 18,000 लीटर, 1 लीटर को तकरीबन अगर आप 1 kg से जैसे वो कर लें तो 10,000 लेट से अगर वो 10 टन फ्यूल उठाते हैं तो उनका पे लोड उस जहाज पे 10 टन कम हो जाएगा। हाँ। और उसका ये मतलब है कि उनको इतने मुसाफिर जो है तकरीबन 100 पैसेंजर नीचे उतारने पड़ेंगे जहाज से, तभी वो जहाज जो है वो उस वेट को एडजस्ट करने के लिए।
एग्जैक्टली और वो जाहिर है वो रेवेन्यू भी लॉस होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ गई और रेवेन्यू भी लॉस हुआ। ना सिर्फ रेवेन्यू लॉस हुआ बल्कि पैसेंजर्स जिनके पास चॉइस है, जाहिर है दूसरी एयरलाइंस भी हैं, यूरोपियन एयरलाइंस भी इंडिया में आ रही हैं और मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस आ रही हैं जो पाकिस्तान एयर स्पेस से गुजर के इंडिया में जाती हैं। तो वो तो उनको तो शॉर्ट रूट, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने एयर स्पेस अगर बंद किया है तो सिर्फ इंडियन एयरलाइंस के लिए की है या इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट के लिए की है। हमने बाकी दुनिया के लिए तुम्हारी एयर स्पेस खोली है, तो वो पैसेंजर जाहिर है वो उधर जाएंगे और उनका फ़ायदा हो गया, यानी उनका 100% पे लोड पे वो ऑपरेट करेंगे, सीट फैक्टर मैक्सिमाइज करेंगे, उनकी यील्ड भी बढ़ जाएगी, ठीक, यानी जो फेयर किराए हैं वो बढ़ जाएंगे और पैसेंजर इनको छोड़ छोड़ के उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा जी, हाँ हाँ, वो ये कि जो नॉर्थ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स हैं उनको तो वन स्टॉप उनको यूरोप में या कहीं पे वो करना पड़ रहा है एयर इंडिया को, और वो भी जो इंडिगो है उनको भी रिफ्यूलिंग स्टॉप, उससे और ज़्यादा उनका टाइम जो है वो बढ़ गया है नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए। ठीक। जी हैदर हारून साहब, किसी भी कमर्शियल एयरलाइन के लिए कितना आप समझ रहे हैं कि ये हालात कितने संजीदा, कितने पेचीदा होते हैं, उसको अपने आप को सस्टेन करने के लिए जाहिर है कि हर वक्त तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी नहीं दे सकती, लेकिन कितना बड़ा धचका आप इसे कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अफसर साहब ने बताया कि जो सिचुएशन है करंटली एयर इंडिया को काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक एयरलाइन के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि फ्यूल कॉस्ट आ गया, मिसाल के तौर पे अब जिस तरह अब नॉर्थ अमेरिका की फ़्लाइट्स, जिस तरह के अफसर साहब ने जिक्र किया कि उनको स्टॉप करना पड़ता है, जिस तरह के कोपनहेगन में जिस तरह इनको एयर इंडिया को टेक्निकल स्टॉप करना पड़ा है, वहाँ पे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, एयरपोर्ट चार्जेस हो गए, रिफ्यूलिंग चार्जेस हो गए, वो सारे के सारे पे एयरलाइन बेयर करती है। और ये इस तरह अब देखने में आ रहा है कि शायद वियना में भी एयर इंडिया को टेक्निकल स्टॉप करना पड़े। अब जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं एयर इंडिया के, जिस तरह के 777 है, बोइंग 777, 787 और A350, इनको टेक्निकल स्टॉप लाजमी करना पड़ता है, तो इससे एयर इंडिया को काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं। और इस सिलसिले में अभी जिस तरह सर ने जिक्र किया कि $600 मिलियन का इन्होंने लॉस जो सा है ईयरली इनको एक्सपेक्टेड है, जो इन्होंने गवर्नमेंट को शो किया है। तो इसके लिए इन्होंने सब्सिडी की भी अपने सिविल एविएशन से गवर्नमेंट से कंपनसेशन की दरख्वास्त की है। तो मेरे ओपिनियन में जो सा है ये काफ़ी ज़्यादा लॉस है और जो कि किसी भी एयरलाइन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ठीक है अफसर मलिक साहब, एक आम सवाल मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि नॉर्मली हम देखते हैं कि PIA जो है वो वेट लीज और ड्राई लीज के ऊपर अपने जहाज़ जो दूसरे ममालिक के जहाज़ लेती है, तो क्या इस तरह की कोई चीज़ कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट? जी नहीं, वो इसलिए कि वेट लीज हो, ड्राई लीज हो या ओनरशिप पे कोई भी एयरक्राफ्ट किसी भी एयरलाइन में जब वो इंडक्ट करेंगे तो कॉल साइन तो उनको उस एयरलाइन का यूज करना पड़ेगा। ओके। और जब एयरलाइन का वो कॉल साइन यूज करेंगे अपनी मसलन एयर इंडिया का या इंडिगो का, तो फिर वो पाकिस्तान एयर स्पेस से नहीं गुजर सकता। तो अफसर मलिक साहब ये फरमाइएगा, इससे पहले पुलवामा अटैक का जो ड्रामा हुआ था, पाकिस्तान ने तब भी अपनी एयर स्पेस बंद की थी और बड़ा हैवी नुकसान हुआ था इंडियन एविएशन को। तो क्या किस तरह उनकी अकल ठिकाने आएगी सर, क्या सिलसिला होगा? जी हाँ, पुलवामा अटैक में 2019 में जब एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद की थी तो वो सब एयरलाइनों के लिए करनी पड़ी हमें, वो सिर्फ इंडियन एयरलाइंस के लिए नहीं थी। वो तो जितनी भी एयरलाइंस ईस्ट की तरफ से आती थी और हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर के जाती थी हमारे एयर स्पेस से, तो वो सब हमने बंद की थी। वो उसकी रीजन सेफ्टी थी और ताकि वो किसी भी सिविल एयरक्राफ्ट को, क्योंकि जंग छिड़ चुकी थी या ऐसे हालात पैदा हो गए थे, तो उस वजह से तो सबको ही नुकसान हुआ इस तरह से। और उसमें जो मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ बनिस्बत उसके जो इंडियन इंडस्ट्री को हुआ, टू सम एक्सटेंट दे आर राइट, लेकिन हमें कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमारा तो गवर्नमेंट जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट है, उसे अगर 4-5 अरब या 7 अरब या 8 अरब भी कुछ लोग कह रहे हैं जी के
इतना नुकसान हुआ हमें, क्योंकि 5-6 महीने वो बंद रही थी, तो वो इतना हमें फर्क ही नहीं पड़ता मामूली है। लेकिन एक प्राइवेट एंटिटी है, अगर एयरलाइन है तो उसको तो नुकसान खुद बर्दाश्त करना पड़ता है ना। उसकी मार्केट भी जो है वो भी खराब होती है, उसका पैसेंजर खराब होता है, उसका सारे शेड्यूल अपसेट हो जाते हैं उस वक्त। चलो एयर इंडिया और अगर आप ये देखें हज ऑपरेशंस को अगर जहन में रखें तो ऑलरेडी टिकट्स तो काफी अर्से पहले ही जो वो फरोख्त हो चुके हैं। यहाँ पे इंडियन जो एयरलाइंस है वो हुकूमत से सब्सिडी अभी मांग रही हैं इस वक्त, तो मुमकिन होगा उनको अकोमोडेट करना? या टैक्स सब्सिडीज गवर्नमेंट दे देती है। देखें ना, आफ्टर ऑल वो उनकी एयरलाइन है, हमारे लिए $600 मिलियन शायद हमें ज्यादा लग रहे हैं, और ये तो सिर्फ उसने एस्टिमेट दिया एयर इंडिया ने, इंडिगो ने नहीं दिया। तकरीबन इतना ही उनका भी होगा, या चलो थोड़ा कम कर लें, तो इट विल बी मोर देन $1 बिलियन अगर आप 2 एयरलाइंस पुट टुगेदर पर अ ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सब्सिडाइज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन इन टैक्सेस या और किसी तरीके से, क्योंकि उन्होंने सफर किया। एयरलाइंस बेचारियों का तो कोई कसूर नहीं है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से उनको। बट इन ए लॉन्गर रन दिस इज नॉट ए कमर्शियल और दिस इज नॉट ए वायबल सोल्यूशन। दिस इज नॉट अ वायबल सोल्यूशन इन द लॉन्ग टर्म। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म सब्सिडीज उनको गवर्नमेंट देगी, और वैसे भी एयरलाइंस जो है वो मोर और लेस लॉस में ही ऑपरेट कर रही होती हैं जहां भी कंपटीशन इतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से तो हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर हारून साहब एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, और साथ ही साथ अफसर एविएशन कंसल्टेंट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। और बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो अपनी एयर स्पेस इस पहलगाम अटैक, जो सो कॉल्ड पहलगाम अटैक है, जिसे आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो कि 10 दिन गुजर गए इस वाक़े को, 10 मिनट बाद इसकी FIR कट गई थी, लेकिन 10 दिन बाद भी भारत कोई जामे सबूत, जामे तो छोड़े, वैसी कोई एविडेंस जो है वो मीडिया के सामने, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उनके सामने पेश नहीं कर सका। तो पाकिस्तान ने खुद से जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया, और इस एक जंग जो माहौल इस वक्त मोदी सरकार ने बना दिया था, पाकिस्तान ने डट कर सामने आकर उसका मुकाबला करने का एक अज़्म का इरादा किया। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ अपनी एयर स्पेस जो है वो इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद कर दी, और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है वो इस वक्त तारीखी खसारे का शिकार है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।